Hello, students. So, continuing with our topic of evolution of British Constitution, let's examine the further periods or the further stages of the development of British Constitution. हमारे पिछले क्लास से ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के विकास को हम अब आगे अध्ययन करेंगे। तो पिछली बार हमने ट्यूडोर काल यानी ट्यूडोर पीरियड तक पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। ट्यूडोर काल के बाद आता है स्टुअर्ट काल यानी कि स्टुअर्ट पीरियड और इसका कालखंड इसका पीरियड आप देख सकते हैं 1603 एडी टू 1714 एडी यानी कि 603 ईस्वी से सन 1714 ईस्वी। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्टुअर्ट काल से ही आधुनिक जिसे कहें आधुनिक लोकतांत्रिक एवं संसदीय व्यवस्था की नींव रखी गई। दिस पीरियड we can say witnessed the foundation of modern democracy and parliamentary system being laid in England. तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो बिना किसी उत्तराधिकारी के चल बसी, उनके जाने के बाद इंग्लैंड का राज सिंहासन स्कॉटलैंड के राजा जेम्स के पास सन 1603 में हस्तांतरित हो गया। राजा जेम्स की मृत्यु के बाद उनके पुत्र चार्ल्स ने सन 1649 यानी कि 1649 में राजगद्दी संभाली। चार्ल्स अपने समय के एक बहुत ज्यादा आतताई और जिसे कहें निरंकुश शासक माने जाते थे और चार्ल्स ने पार्लियामेंट को यानी कि संसद को बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी और इस वजह से संसद और सम्राट एक दूसरे के कहें एक दूसरे के साथ संघर्ष में आ गए, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। सन 1628 ईस्वी में संसद ने राजा चार्ल्स प्रथम को पिटिशन ऑफ राइट्स यानी कि अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया, जिससे राजा की अधिकारों पर, राजा की शक्तियों पर एक बहुत गहरा विपरीत प्रभाव पड़ा और वे कम हो गई। After the death of Queen Elizabeth I, who died without an heir, the throne of England was passed to the Scottish King James in 1603 AD. His son Charles I ascended the throne, who was known to be an autocratic ruler, and he overlooked Parliament at every instance, which led to the clash between the two authorities, the Emperor and the Parliament. In 1628 AD, the Parliament forced Charles I to sign a Petition of Rights, which eventually came to be known as a Bill of Rights, and this Bill of Rights imposed certain serious restrictions on the authority of the monarch. उसके बाद हम आते हैं इंग्लिश सिविल वॉर यानी कि अंग्रेजी गृह युद्ध पर, जो चला 3 साल सन 1642 से सन 1645 तक। After that, we come to the English Civil War that lasted from 1642 AD to 1645 AD. किंग चार्ल्स ने अधिकार पत्र पर साइन तो कर दिए, हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन उसको कहें तो प्रभावी रूप से लागू नहीं किया और जब संसद ने इस बात का विरोध किया तो किंग चार्ल्स ने संसद को ही भंग कर दिया और बिना किसी संसद के लगातार 11 वर्ष तक शासन किया। ये कारण था ब्रिटिश गृह युद्ध का या इंग्लिश सिविल वॉर का, जो चला 1642 से 1645 तक और ये युद्ध चला बेसिकली राजा के समर्थकों के बीच और संसद के समर्थकों के बीच। धीरे धीरे या फिर देखा जाए तो ये ब्रिटिश गृह युद्ध का अंत होता है सन 1650 में, सन 1649 में, जब संसद के समर्थकों ने राजा चार्ल्स को या सम्राट चार्ल्स को एक न्यायिक मुकदमे के बाद मौत की सजा सुना दी। So the English Civil War was held between 1642 to 1645 AD. The primary reasons were that the King Charles did not implement the Bill of Rights seriously. When the parliament opposed it, King Charles dissolved it and ruled without a parliament for nearly 11 years. Now, this led to a conflict or war between the pro parliamentarians and the pro empirical supporters. Ultimately, the pro parliamentary leaders won the struggle, and King Charles was awarded a death sentence after a judicial trial in 1649 AD.
किंग चार्ल्स के आतताई शासन के बाद इंग्लैंड में एक जिसे कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक प्रयोग किया गया और इंग्लैंड से राजशाही हटा दी गई, बल्कि इंग्लैंड में गणतांत्रिक व्यवस्था लागू करने की कोशिश की गई। After the autocratic rule of King Charles, um, an experiment was conducted in Britain and monarchy was abolished altogether and England was made a republican state. वो किस प्रकार हुआ और उसकी डिटेल्स इस तरह से हैं। 1649, the kingship and the House of Lords were abolished and a republican state was established under the leadership of Cromwell. यानी कि लॉर्ड सभा को और राजा के पद को पूर्णतः भंग कर दिया गया और उसकी जगह क्रॉमवेल को इंग्लैंड का राष्ट्राध्यक्ष या एक तरीके से हम कहें राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया। A written constitution was also adopted. एक लिखित संविधान भी जारी किया गया। However, with the death of Cromwell in 1658, this system could not be sustained and England returned to monarchical system. The reason was that England or English people was not able to find an able leader after the death of Cromwell. क्रॉमवेल की मृत्यु सन 1658 में हो गई और उसके बाद गणतांत्रिक व्यवस्था इंग्लैंड से खत्म हो गई और पुनः राजतंत्र आ गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि क्रॉमवेल जितना कुशल शासक अंग्रेजी लोग अपने लिए ढूंढ ना पाए और वे एक तरह से देखा जाए तो अपने आप को अनाथ सा महसूस करने लगे। उन्हें एक नेता की, एक राजा की जरूरत महसूस होने लगी। तो इसके साथ ही राजतंत्र की पुनः स्थापना होती है। There was re-establishment of monarchy. Charles II ascended the throne in 1660 AD and ruled till 1685 AD. क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद राजा चार्ल्स द्वितीय आए, जिनका शासनकाल रहा सन 1660 से सन 1685 ईस्वी तक। Charles created a smaller body of advisors, which was known as Privy Council, which later on came to be swollen in size. Therefore, he had to create a smaller body known as cabal, and the modern day cabinet is said to have evolved from cabal. राजा चार्ल्स द्वितीय ने एक शुरू में सोचा कि अपने सलाहकारों का एक छोटा संगठन बनाया जाए और उसको उसने नाम दिया प्रिवी काउंसिल का। लेकिन धीरे धीरे प्रिवी काउंसिल आकार में बढ़ती चली गई, तो राजा चार्ल्स ने एक छोटी संगठन बनाई, एक छोटा सभा बनाई जिसको कहा जाता था कबाल। अब ये कबाल जो है CABAL, कबाल का अर्थ ये है, या कबाल ये शब्द उन 5 सदस्यों के नाम के पहले अक्षर से बना है जो राजा चार्ल्स के विश्वास पात्र सलाहकार माने गए थे। इसी कबाल से आगे चल के आज की हम कहें आधुनिक मंत्रिमंडल का उदय होता है। In 1679 AD, Habeas Corpus Act was passed. It provided that nobody could be detained without a fair trial. सन 1679 में हैबियस कॉर्पस एक्ट पास किया गया, या हैबियस कॉर्पस अधिनियम पास किया था, जिसके तहत किसी को भी एक निष्पक्ष जांच के बिना, एक निष्पक्ष मुकदमे के बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता था। यह उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इसने राजा की या राजशाही या सामंतशाही से जुड़े हुए अन्य लोगों की उस शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया कि अगर कोई पसंद नहीं आए तो उसे उठा के जेल में डाल दो। उसके बाद आता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन या गौरवशाली क्रांति। विश्व की महानतम क्रांतियों में से एक मानी जाती है गौरवशाली क्रांति। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन दैट एवर टुक प्लेस इन द वर्ल्ड। Following the death of Charles II, his brother James II ascended the throne in 1685 AD. Although he ruled only for 3 years, he adopted autocratic ways and he assumed the powers to dismiss the laws made by the parliament. चार्ल्स द्वितीय के निधन के बाद उसके भाई जेम्स द्वितीय ने सत्ता संभाली। वह एक निरंकुश राजा था। हालांकि उसने सिर्फ 3 साल राज किया, यानी कि 1685 से 1688 तक, लेकिन उसने धीरे धीरे अपनी शक्ति को इस कदर बढ़ाना शुरू किया कि उसने संसद द्वारा पारित अधिनियमों को भी खारिज करना शुरू कर दिया। The parliamentary leaders who were dissatisfied with James II invited Prince William of Orange to attack James, which he readily obliged. One being deserted by all quarters, James II escaped to France.
Since not a single drop of blood was shed in this entire episode, this series of events is called Glorious Revolution. तो जो संसद के नेता थे वो जानते थे कि एक सम्राट को हटाने के लिए हमें दूसरे सम्राट की आवश्यकता पड़ेगी। गणतांत्रिक व्यवस्था या रिपब्लिकन सिस्टम इंग्लैंड के लोग पहले ही नकार चुके थे। तो इसलिए संसद के नेताओं ने राजकुमार विलियम को, जो ऑरेंज नाम की एक छोटी सी रियासत के राजकुमार थे, उन्हें न्योता दिया कि वो जेम्स द्वितीय पर आक्रमण करें और उन्हीं संसदीय नेताओं की मदद से, यानी जो भीतराघात संसदीय नेताओं ने जेम्स सेकंड के साथ किया, जेम्स द्वितीय के साथ किया, उस वजह से विलियम ने जेम्स द्वितीय को हरा दिया और वह स्वयं इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठ गया। जब जेम्स द्वितीय को लगा कि उसे सबने त्याग दिया है, क्या उसके रिश्तेदार, क्या जनता और क्या संसद के सदस्य, तो वो चोरी छुपे फ्रांस भाग गया। इस प्रकार इंग्लैंड में एक क्रूर राजा का या एक क्रूर राजा के राज्य का अंत हुआ और एक नए हम कह सकते हैं युग की शुरुआत हुई। अब चूंकि इस प्रकरण में किसी का भी या हम कहें इतना भयंकर रक्तपात नहीं हुआ, इसलिए हम इसे गौरवशाली क्रांति या ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद आता है बिल ऑफ राइट्स 1689 यानी कि 1689 का अधिकार पत्र। ये ना सिर्फ ब्रिटिश जिसको कहें ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परंतु ये पूरे विश्व में नागरिक अधिकारों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण घटना मानी गई है। Now, this incident, that is the passing of Bill of Rights, is not only important from the point of view of, you can say, the evolution of British political system, but also from the point of view of evolution of rights throughout the world. On the occasion of ascension of throne by William and Mary of Orange, the Parliament obtained a Bill of Rights by the new king. Its major highlights were: जब विलियम अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठे तो उन्होंने संसद की प्रार्थना पर एक अधिकार पत्र इंग्लैंड की जनता के लिए जारी किया। इसके मुख्य बातें निम्न प्रकार से हैं। द किंग शैल नॉट इम्पोज एनी टैक्स विदाउट द प्री कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट। राजा संसद की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी नया कर लागू नहीं कर सकता था। द किंग शैल कॉल एटलीस्ट वन सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एवरी ईयर। राजा हर साल कम से कम संसद का एक सत्र आवश्यक रूप से बुलाएगा। द किंग शैल नॉट कीप एनी आर्मी विदाउट द प्री कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट। राजा संसद की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी सेना नहीं रखेगा। द किंग शैल नॉट अपॉइंट एनी नोबल कोर्ट ऑफ लॉ टू मीट हिज सेल्फिश एंड्स। राजा किसी भी प्रकार के नए न्यायालय की स्थापना अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु हरगिज नहीं करेगा। एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल शैल हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट। और संसद के भीतर जनता के प्रतिनिधियों को अभिव्यक्ति की या भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। देखिए, आज ये सारी चीजें, ये जितने भी अधिकार हैं, ये सब हमारे लिए एक आम साधारण सी बात है, परंतु यदि आप सोचें कि आज से, अब देख लीजिए कितनी पुरानी बात है ये, 400 450 साल पहले जब आताताई राजा हुआ करते थे, जब ऑटोक्रेटिक रूलर्स हुआ करते थे, निरंकुश राजा हुआ करते थे, उनके सामने यदि कोई जबान खोल दे तो वो उसकी जबान खिंचवा लेते थे। उस समय में जनता के प्रतिनिधियों को भाषण की स्वतंत्रता दी गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई। ये बहुत बड़ी बात है कि आप चाहें तो राजा या संसद की आलोचना कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय की। इसी तरीके से राजा की शक्तियों को आप देखिए किस प्रकार से कम किया गया है। जब ये कह दिया गया कि वो अपनी मर्जी से किसी के ऊपर कर नहीं लगाएगा, जब ये कह दिया गया कि वो कोई सेना नहीं रखेगा और अनिवार्य रूप से हर साल संसद का एक सत्र बुलाएगा, तो देखा जाए ये जो काल है इसमें संसद ने धीरे धीरे, संसद की शक्तियां बढ़ रही हैं, जनता की शक्तियां बढ़ रही हैं और इसके साथ ही राजा की शक्तियों पर धीरे धीरे अंकुश लग रहा है। फ्रॉम दिस पीरियड वी कैन सी दैट what do you say, the powers of the representatives of the people is being increased, and at the same time the powers of the monarch are being checked. तो स्टूडेंट्स,
इस टॉपिक में अभी थोड़ा सा पोर्शन और बचा है। कल मैं आप लोगों के लिए रिवीजन के तौर पर एक क्विज डालूंगी। क्विज रहेगी ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम के जो मेरी पहली स्लाइड थी जिसमें मैंने ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम या ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया था, उस पर आधारित रहेगी। आप लोग वो वीडियो फिर से देखिए और कल एक छोटी सी क्विज रहेगी, आप उस क्विज को जरूर अटेम्प्ट करिए। कल वो क्विज ही क्लास है, ठीक है। कल एक तरीके से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो अब हम अगली क्लास में इस विषय में, इस सब्जेक्ट में और पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।